आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक्स लोगों को खूब हंसा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा जोक सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे कि देखकर आपको सब कुछ आएगी लेकिन कम से कम हंसी नहीं आएगी। तो तैयार हो जाइए और खोलिए अपने अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का ब्राउजर और सर्च कीजिए forest.cg.gov.in। छत्तीसगढ़ सरकार की फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी और होम पेज पर बड़े बड़े लीडर्स की फोटो चारों दिशाओं में लगी हुई है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, एक पेड़ मां के नाम। इस हैशटैग प्लांट फॉर मदर के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार बताना चाहती है कि हम ही हैं पेड़ों के रखवाले, हिम्मत वाले, प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव और डिफेंसिव। लेकिन जोक तो ये नहीं था, जोक तो अब आएगा। एक पेड़ मां के नाम कैंपेन चलाने वाला छत्तीसगढ़ स्टेट पेड़ों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव और डिफेंसिव है कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने कुछ दिनों पहले हसदेव जंगल में हजारों पेड़ काटने की परमिशन दे दी। पेड़ काटे जाएंगे परसा ईस्ट और कांटा बसन माइनिंग परियोजना के दूसरे चरण के लिए। क्या आला दर्जे का एनवायरमेंटल जोक मारा छत्तीसगढ़ सरकार ने, माहौल में एकदम नरक बो दिया। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको हंसी नहीं आई होगी, बल्कि मन में तमाम सवाल जरूर आए होंगे। क्यों काटे जा रहे हैं हजारों पेड़? कितने पेड़ों की बलि दी जा चुकी है? परसा ईस्ट और कांटा बसन माइनिंग परियोजना क्या है? क्यों हजारों आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं? क्या ये लड़ाई विकास बनाम पर्यावरण की है या कहानी कुछ और है? क्यों कहा जा रहा है कि सरकार अडानी ग्रुप को मुनाफा पहुंचाने के लिए हजारों पेड़ों की बलि दे रही है? और क्यों सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। प्रकृति अगर शायर होती तो उसकी सबसे खूबसूरत शायरियों में से एक होता जंगल। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है, घना जंगल है। ये जंगल राज्य के कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा जिलों को कवर करता है। ये जंगल करीबन 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और ये मुक्त भाव से कार्बन डाइऑक्साइड को निगलते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वो भी निःशुल्क। बदले में सिर्फ ये जंगल एक वादा चाहते हैं, हमें मत काटो, बस, और कुछ नहीं। कुछ नहीं मांगते ये जंगल। अगर मध्य प्रदेश भारत का दिल है तो छत्तीसगढ़ के इस भाग को हम लंग्स कह सकते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित जंगल बताया है, जिसमें प्राचीन सागौन और साल के जंगल हैं। क्या जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे हैं? नहीं। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII द्वारा 2021 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार हसदेव जंगल में गोंड, उरांव और अन्य जनजातियों के करीब 10,000 लोग रहते हैं। यही जंगल इनका पेट भरता है, इन्हें सिर पर छत देता है और यही जंगल इन्हें खुशी देता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्थानीय समुदायों की वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% हिस्सा वन आधारित संसाधनों से आता है। क्या यहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं? नहीं, ये जंगल जैव विविधता से भरपूर है। इस क्षेत्र में स्तनधारियों की 25 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से 9 IUCN की अनुसूची 1 की प्रजातियां हैं। यहाँ सरीसृप जीवों की लुप्तप्राय कई प्रजातियां हैं। पक्षियों की कम से कम 82 प्रजातियां हैं, जिनमें से 6 अनुसूची 1 की प्रजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ लुप्तप्राय तितली की प्रजातियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें से 18 को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जंगल हाथियों का भी घर है। यहाँ प्रमुख प्रवासी पक्षी भी हजारों किलोमीटर से आते हैं। यहाँ टाइगर भी देखे गए हैं। क्या जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जानवर और इंसान ही हैं? नहीं, इस जंगल से हसदेव नदी भी निकलती है। यह नदी कोरिया जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा, जांजगीर, चांपा जिलों से बहती हुई सिलाडीह के पास महानदी में जाकर मिलती है। हसदेव नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसके अलावा हसदेव
बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में यह क्षेत्र लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की सिंचाई में भी मदद करता है। यानी इस पूरे एरिया में सब कुछ है, जल है, जंगल है, जमीन है। इसके अलावा इस जंगल के सीने में एक और चीज है और जिसके कारण यहां मचा हुआ है बवाल, और ये है कोयले का अकूत भंडार। भारतीय खान ब्यूरो के मुताबिक यहां लगभग 5500 मिलियन टन कोयले का भंडार होने का अनुमान है और यही कोयला अब हसदेव की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। सरकारें और उद्योगपति पेड़ों को काटकर जंगल के नीचे दबे कोयले को निकालना चाहते हैं। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। टकराव की ये स्थिति लगभग 1 दशक से बनी हुई है। हसदेव अरण्य कोल फील्ड HACF लगभग 1880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 23 कोल ब्लॉक शामिल है। इनमें से 3 कोयला खदानें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRVUNL या कहें कि राजस्थान सरकार को दी गई हैं। ये तीनों कोयला खदानें हैं परसा ईस्ट एवं कांटा बसन PEKB, परसा और केंटे एक्सटेंशन। अब मजे की बात यह है कि यहां माइनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर सरकार का रवैया थाली के बैंगन के जैसा रहा है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 2007 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRVUNL को PEKB एरिया और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड यानी CSPGCL को परसा कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया। वहीं अदानी ग्रुप को दोनों खदानों के लिए MDO नियुक्त किया गया। MDO का मतलब है माइन डेवलपर और ऑपरेटर, यानी अडानी ग्रुप कोयला खोद कर निकालेगी और इनको प्रोवाइड करा देगी। फिर पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फरवरी मार्च 2010 में केंद्र सरकार ने पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया। मतलब यहां कोई भी माइनिंग नहीं हो सकती थी। फिर बैंगन लुढ़क गया और अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने PEKB कोयला के लिए फॉरेस्ट डायवर्जन का प्रपोजल दिया। फिर प्लान बदला। जून 2011 में पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने माइनिंग के लिए फॉरेस्ट लैंड का यूज न करने की सिफारिश की थी क्योंकि खदान जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र में है। इसी समय यानी जून 2011 में ही RRVUNL ने लगभग 20 मीट्रिक टन पर एनम के लिए नए कोयला ब्लॉकों की पहचान करने और विकसित करने में मदद करने के लिए अडानी ग्रुप को पार्टनर बनाया। इसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया और नाम था इसका परसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड। इसके बाद 2011 में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने खदान को वन मंजूरी दे दी। जयराम रमेश ने अपने निर्णय को 6 आधारों पर उचित ठहराया। इनमें यह भी शामिल था कि कोयला खदान जंगल के जैव विविधता समृद्ध भागों से बहुत दूर थी। खदान के पास वन्यजीव संरक्षण की एक अच्छी तरह से तैयार योजना थी और छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की सरकारें लगातार उसका अनुसरण कर रही थी। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने माइनिंग को इसलिए भी जायज ठहराया क्योंकि इसमें कथित तौर पर जनहित छिपा हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान के बिजली घरों को चालू करने और राज्य के लिए सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कोयले की जरूरत है। इसलिए ही खदानें खासतौर पर राजस्थान की सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी को आवंटित की गई। अब नए प्लान के तहत तत्कालीन सरकार ने PEKB कोयला ब्लॉक के लिए 2 चरणों में माइनिंग के लिए सैद्धांतिक वन मंजूरी की सिफारिश की। आसान भाषा में समझें तो चरण 1 में 15 साल के लिए 762 हेक्टेयर की माइनिंग की जाएगी और 15 सालों के बाद 1136 हेक्टेयर की माइनिंग पॉसिबल होगी। लेकिन दूसरा चरण तब शुरू होगा जब चरण 1 के माइनिंग एरिया में रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा और बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट का काम आगे बढ़ेगा। यानी पहले चरण में माइनिंग से जो हानि हुई है उसे कंपनसेट करने के बाद ही दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इसके बाद मार्च 2012 में सरकार ने PEKB कोयला ब्लॉक के लिए अंतिम वन मंजूरी दी, जिससे परियोजना के पहले चरण में माइनिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एक पर्यावरण एक्टिविस्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के इस निर्णय के खिलाफ अपील कर दी। मार्च 2014 में NGT ने इस निर्णय को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंत्री ने मनमाना काम किया है और इसके बाद RRVUNL सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन 1 महीने बाद अप्रैल 2014 में NGT के आदेश पर रोक लगा दी गई। हालांकि सरकार की अपील पर कोर्ट ने अगला आदेश जारी होने तक खनन की अनुमति दे दी। इस तरह कोर्ट कचहरी में हसदेव से रिलेटेड कई मामले अभी भी लंबित हैं। पर मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने PEKB कोयला ब्लॉक में खनन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी थी। इस पूरे माइनिंग प्रोसेस में आरोप लगाया गया कि शासन प्रशासन ने कई नियमों की खिल्लियां उड़ाई और आदिवासियों को गुमराह किया।
हसदेव जंगल के मामले में प्रशासन पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि अदानी कंपनी के मुनाफे के लिए प्रशासन सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर हसदेव का विनाश करने की अनुमति दे रहा है। देखिए, एक बात आपको बता दें कि हसदेव जंगल का क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा है। ये अनुसूची आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जैसे 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। इसके अलावा 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल के पास आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए खास अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने माइनिंग को अनुमति देने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत 2013 में गांव के आदिवासी निवासियों को दिए गए वन अधिकारों को रद्द कर दिया था। इसके अलावा एक बात और है जहां प्रशासन पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा। पेसा कानून 1996 और जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार इस इलाके में जमीन का अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना जरूरी होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हरिहरपुर, साल्ही, फतेहपुर की ग्राम सभाओं ने कभी भी वन मंजूरी के लिए सहमति नहीं दी, बल्कि माइनिंग के लिए किसी भी वन मंजूरी का लगातार विरोध ही किया। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के बयान में आरोप लगाया गया है कि 2018 में कंपनी ने कथित तौर पर मंजूरी प्राप्त। ऐसा ही इंसिडेंट अभी फिर से हुआ। इसी साल जून में जमीन अधिग्रहण की सहमति लेने के लिए घाटबर्रा गांव में ग्राम सभा हुई थी, लेकिन उसमें कहा गया कि प्रक्रिया का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया। लोगों के विरोध को अनसुना कर खाली रजिस्टर में लोगों के साइन करवाने के आरोप लगे और बाद में उसमें प्रस्ताव लिखने के आरोप लगे। इन आरोपों में नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। नियम कहते हैं कि ग्राम सभा में एक भी व्यक्ति के विरोध पर वोटिंग करवानी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने वोटिंग भी नहीं करवाई। स्थानीय आदिवासियों और पर्यावरण एक्टिविस्ट राजनीतिक दलों के रवैये पर भी सवाल उठाते हैं। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस में से जो भी पार्टी राज्य में जब विपक्ष में होती है तब हसदेव में पेड़ काटे जाने का विरोध करती है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आती है उसके सुर बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से प्रदेश विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ था। इसमें केंद्र सरकार से हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित सभी कोयला खदानों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही माइनिंग के लिए 8000 पेड़ काट दिए गए। तब इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया। अब पिछले साल राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। बीजेपी के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद हसदेव अरण्य क्षेत्र में पीईकेबी के दूसरे चरण के लिए पेड़ काटने की कार्यवाही शुरू हो गई। स्थानीय प्रशासन ने दावा किया था कि उसके पास पीईकेबी 2 में पेड़ काटने के लिए सभी जरूरी परमिशन हैं। जब इस पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री साय ने इसे पहले की कांग्रेस सरकार का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि हसदेव में पेड़ काटने का फैसला तो कांग्रेस सरकार के दौरान लिया गया था, उसी आधार पर पेड़ों की कटाई की गई है। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी की भी सत्ता आए, किसी की भी सरकार आए, हसदेव के जंगल तो कटेंगे ही। भी बताया कि इस खदान से 2 चरणों में कोयले की माइनिंग होनी है, इसलिए जंगल की कटाई भी 2 चरणों में हुई। छत्तीसगढ़ वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 762 हेक्टेयर वन भूमि से कोयला निकाला जा चुका है और इस स्टेप के लिए करीब 80,000 पेड़ काटे गए। दूसरे चरण में 1136 हेक्टेयर भूमि पर माइनिंग होना प्रस्तावित है, जिसके लिए अब चरणबद्ध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। परसा ईस्ट और कांटा बसन परियोजना के इस दूसरे चरण को विस्तार परियोजना के रूप में भी जानते हैं, जिसके लिए 1137 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा और घाटबर्रा गांव पूरी तरह से विस्थापित हो जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत सितंबर 2022 में पहली बार करीब 8,000 पेड़ काटे गए थे। फिर दिसंबर 2023 में 12,000 से ज्यादा पेड़ गिराए गए। अब बीते 30 अगस्त को तीसरी बार पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। 3 दिन तक चले कटाई अभियान में 74 हेक्टेयर वन भूमि से करीब 11,000 पेड़ काटे गए। स्थानीय आदिवासियों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच कटाई पूरी कर ली गई। आपको बता दें कि हसदेव जंगल में पीईकेबी माइनिंग परियोजना के दोनों चरणों के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को आशंका है कि दूसरे चरण के लिए अभी 2 लाख से ज्यादा पेड़ और काटे जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा।
हजारों पेड़ों के नुकसान के अलावा सैकड़ों आदिवासी परिवार माइनिंग के कारण विस्थापित हो चुके हैं, जबकि हजारों अन्य के विस्थापित होने का खतरा है। इसके अलावा हसदेव एरिया में माइनिंग होने से बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही बांगो बांध के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा, जिसके पानी से जांजगीर जिले में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। देखिए, स्थानीय लोगों की पहचान और संस्कृति उनके गांव और जंगल के साथ जुड़ी है। हसदेव के कटने से ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आदिवासी इस जंगल को ही अपना देवता मानते हैं, आजीविका के लिए जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। आदिवासी कहते हैं कि यह जंगल हमारे लिए बैंक की तरह है। जब तक जंगल है, हमारे सामने कभी खाने पीने का संकट नहीं आएगा, लेकिन जंगल कटने से सब खतरे में आ जाएंगे। इसके अलावा जंगल काटकर कोयला निकालने से पर्यावरण को दोहरा नुकसान होता है। जंगल कटने से वन क्षेत्र कम होता है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। कार्बन सिंक घटता है और पेड़ों में मौजूद कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। दूसरा, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होता है। जब पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए कोयला जलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जनवरी 2018 में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद ICFRE और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII से हसदेव जंगल क्षेत्र की जैव विविधता का आकलन करने के लिए एक प्रस्ताव मांगा था। इसमें ICFRE नोडल एजेंसी थी। मूल्यांकन WII और ICFRE द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और रिपोर्ट में कहा गया कि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव इको जोन है और यहाँ किसी भी टाइप की नई माइनिंग का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में हालांकि पहले से चालू PEKB माइन में माइनिंग के काम को मंजूरी दी गई थी। WII ने HSCF क्षेत्र के 23 गांवों में सर्वे भी किए, जिसमें पाया गया कि लोकल स्वदेशी समुदाय अपनी आजीविका, भोजन, पानी और औषधीय जरूरतों के लिए जंगल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अक्टूबर 2021 में खदानों के पास रहने वाले ग्रामीण कोयला खनन का विरोध करने के लिए 300 किलोमीटर पैदल चलकर राज्य की राजधानी पहुंचे रायपुर। लेकिन एक हफ्ते बाद परसा खदान को अंतिम वन मंजूरी मिल गई। अब सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकारों ने ये रिपोर्ट क्यों नहीं मानी और लगातार माइनिंग के लिए क्यों जोर दिया और पेड़ कटवाना क्यों जारी रखा? आखिर क्या वजहें हो सकती हैं? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने विवादास्पद रूप से अडानी एंटरप्राइजेस के साथ परसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड नामक एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था और माइनिंग के कामों को उसे आउटसोर्स किया था। अडानी ग्रुप के इस ज्वाइंट वेंचर में 74% की हिस्सेदारी है। अब गंभीर आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस ज्वाइंट वेंचर की आड़ में अडानी समूह इस खदान के कोयले का उपयोग अपने खुद के बिजली स्टेशनों में कर रहा है और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जितना कोयला जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा। ये गंभीर आरोप scroll.in के इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार अरुणाभ सैकिया ने एक आर्टिकल के जरिए लगाए। इस घपलेबाजी में रिजेक्टेड कोयला का एक अहम रोल है। माना जाता है कि अडानी समूह को रिजेक्टेड कोयले के उत्पादन से कई तरह से मुनाफा होता है। आइए इस मामले को अच्छे से समझते हैं। ज्वाइंट वेंचर के समझौते की शर्तों के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस को परसा ईस्ट और कांटा बसन खदान से कोयले के रिजेक्टेड या निम्न श्रेणी के कोयले को बेचने की परमिशन मिली है। यानी हाई क्वालिटी वाला कोयला राजस्थान सरकार को दो और लो क्वालिटी वाला खुद रखो। यहाँ 2 टर्म है, एक धुला हुआ कोयला और एक रिजेक्टेड कोयला। धुला हुआ कोयला मतलब साफ कोयला जिसमें राख की मात्रा कम से कम होती है। ताजा माइन किए गए कच्चे कोयले को उसकी राख की मात्रा को कम करने और उसके कैलोरी मान या प्रति यूनिट कोयले से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को बेहतर बनाने के लिए साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो बच जाता है उसे रिजेक्टेड कोयला कहते हैं। यानी रिजेक्टेड कोयला एक अपशिष्ट उत्पाद है जो कच्चे कोयले की धुलाई से बनता है और जो हाई क्वालिटी का नहीं होता। अब scroll.in ने पहली बार राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज करके रेलवे माल ढुलाई रिकॉर्ड निकलवा लिए। इन रिकॉर्ड से पता चला कि परसा ईस्ट और कांटा बसन से लाखों टन रिजेक्टेड कोयला वास्तव में अडानी के स्वामित्व वाले 3 बिजली संयंत्रों में उतर रहा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2021 में परसा ईस्ट और कांटा बसन से लगभग 15 मिलियन टन कोयला भेजा गया था। इसमें धुला हुआ कोयला और रिजेक्टेड कोयला दोनों शामिल थे। 2021 के रेलवे रिकॉर्ड से पता चलता है कि अडानी के स्वामित्व वाले बिजली घरों को रिजेक्टेड कोयला मिला। लगभग 2.6 मिलियन टन कोयला रायपुर एनर्जेन को भेजा गया, जो 2019 में अडानी पावर द्वारा खरीदा गया एक थर्मल पावर स्टेशन है।
0.08 मिलियन टन कोयला भूपदेवपुर रेलवे साइडिंग पर उतरा, जिसका उपयोग 2 पावर स्टेशनों द्वारा किया जाता है। इनमें से एक यानी रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड अडानी पावर के स्वामित्व में है। ये दोनों प्लांट छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा अडानी के स्वामित्व वाले तीसरे पावर स्टेशन महान एनर्जन लिमिटेड को भी परसा ईस्ट और कांटा बसंत से कोयला मिला। महान प्लांट मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। वहीं धुला हुआ कोयला राजस्थान के छाबड़ा, काली सिंध और सूरतगढ़ बिजली घरों को भेजा गया। स्क्रॉल.इन ये भी बताता है कि इस कोयले को देश में मुख्य कोयला प्रोवाइडर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किए गए सबसे कम मूल्य से भी काफी कम दर पर बेचा गया। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिले माल ढुलाई रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान ने कोयले के लिए 2175 रुपए प्रति टन का भुगतान किया, जबकि अडानी पावर ने 450 रुपए प्रति टन का भुगतान किया। इससे एक सवाल ये उठता है कि यदि सस्ते कोयले से अडानी के पावर स्टेशनों में बिजली बनाई जा रही है तो राजस्थान सरकार के पावर प्लांट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राजस्थान को महंगा कोयला क्यों बेचा जा रहा है और असल में बात क्या है? अब दूसरा सवाल अडानी के बिजली घरों में बड़ी मात्रा में रिजेक्टेड कोयला यानी निम्न श्रेणी उच्च राख वाले कोयले को जलाने से रिलेटेड है। इसके लिए रायपुर एनर्जन लिमिटेड का एग्जाम्पल लेना होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन का उपयोग करके मिले माल ढुलाई रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2021 में सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन में आए 5.5 मिलियन टन कोयले में से 2.6 मिलियन टन यानी कोयले की आपूर्ति का लगभग आधा परसा ईस्ट और कांटा बसंत से रिजेक्टेड कोयला था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में घटिया किस्म के कोयले का इस्तेमाल रायपुर एनर्जन के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि इसके बॉयलर का थर्मल डिजाइन ऐसे रिजेक्टेड कोयले के हिसाब से नहीं बना है। यानी आसान भाषा में पावर प्लांट की तकनीक ही ऐसी नहीं है कि वो बड़ी मात्रा में घटिया किस्म के कोयले का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करे। दूसरी बात, अगर ऐसा हो भी रहा है तो लंबे समय तक बहुत अधिक राख वाले कोयले का इस्तेमाल करने से बिजली संयंत्र के उपकरण खराब हो सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी में काफी गिरावट आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा कि रिजेक्टेड कोयले का उपयोग एक शर्त पर थर्मल पावर स्टेशनों में किया जा सकता है और वो शर्त है कि उन्हें हाई क्वालिटी वाले कोयले के साथ मिक्स कर दिया जाए। अब एक और गणित समझते हैं। अडानी पावर की ओर से पर्यावरण मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार परसा ईस्ट और कांटा बसंत से निकले रिजेक्टेड कोयले का औसत कैलोरी मान 2000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 वित्तीय वर्ष में रायपुर एनर्जन पावर प्लांट में यूज किए गए कोयले का सकल कैलोरी मान 3600 किलो कैलोरी से 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम था। स्क्रॉल.इन ने कंपनी से पूछा कि माइन से निकल रहा है 2000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम का कोयला और रायपुर एनर्जन पावर प्लांट में ये बदला जा रहा है 3600 से 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के कोयले में। क्वालिटी बढ़ कैसे गई? ये वैल्यू इतनी कहां से आ गई? क्योंकि 45% से अधिक कोयला तो रिजेक्टेड था। इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। यानी ये साफ नहीं हो पा रहा कि अडानी पावर ने किस तरह एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन में बड़ी मात्रा में निम्न गुणवत्ता वाले रिजेक्टेड कोयले का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन में कामयाबी हासिल की। यानी या तो कोई जबरदस्त तकनीक है अडानी के थर्मल पावर स्टेशन के पास, या तो कोयला ही हाई क्वालिटी का था, रिजेक्टेड नहीं था। इधर हसदेव बचाओ अभियान से जुड़े एक पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला के मुताबिक राजस्थान अपनी कोयला जरूरतों को पूरा करने के लिए अब नए कोयला ब्लॉक खोलने की मांग कर रहा है, जबकि मौजूदा ब्लॉक के कोयले का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के निजी बिजली संयंत्र को चलाने के लिए किया जा रहा है। अब एक और फैक्ट समझते हैं। 2011 में जब परसा ईस्ट और कांटा बसंत खदान को माइनिंग के लिए मंजूरी दी गई, तब माइनिंग योग्य कोयले की मात्रा 137 मिलियन टन आंकी गई। माइनिंग योजना के अनुसार कोयले को 15 वर्षों में निकाला जाना था। हालांकि ठीक 9 साल बाद सितंबर 2020 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया कि खदान में केवल लगभग 20 मिलियन टन कोयला भंडार बचा है। इसके बाद राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की सप्लाई करने के लिए राज्य की कंपनी ने सरकार से माइनिंग क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति भी मांगी। खदान के कोयला भंडार के अपेक्षा से अधिक तेजी से समाप्त होने के 2 कारण बताए गए। पहला, सितंबर 2018 से वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर दी गई थी। और दूसरा कारण, जो थोड़ा विवादित है, इस ओर इशारा करता है कि इस खदान का कोयला अडानी के पास चला गया। दूसरा कारण ये बताया गया
कि लगभग 55 मिलियन टन कोयला यानी कुल खदान क्षमता का 40% नहीं निकाला जा सका है क्योंकि ये अनरीचेबल था। कारण ये बताया गया कि मूल योजना में कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा कारकों को अनदेखा किया गया, जिसके चलते माइनिंग योग्य भंडार की गलत गणना हुई। अब कैलकुलेशन गलत हो गई या जानबूझकर की गई या कोई और बात है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, या हो सकता है पता न भी चले। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टिगेशन से यह आशंका लगाई जाने लगी कि अडानी ग्रुप ने कोयला माइनिंग के लिए कई नियमों को ताक पर रखा है। देखिए, प्लान के हिसाब से इस खदान का कोयला सिर्फ राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट को जा रहा है। राजस्थान ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण हासिल किया है, लेकिन राज्य की आधी बिजली कोयला आधारित स्रोतों से ही बनती है। डेटा की माने तो राजस्थान में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 24,000 मेगावाट से ज्यादा है। वहीं राजस्थान में बिजली उत्पादन में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का योगदान करीब 58% है और राजस्थान में बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा संयंत्रों का योगदान करीब 10 से 12%। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि राजस्थान में बिजली की खपत बढ़ने की वजह बढ़ता तापमान है। अप्रैल 2024 में राजस्थान में बिजली की खपत 2700 लाख यूनिट से ज्यादा थी। मई 2024 के पहले हफ्ते में राजस्थान में बिजली की खपत 2900 लाख यूनिट थी। राजस्थान में बिजली की खपत पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 से 10% ज्यादा होने का अनुमान है। यानी राजस्थान को ज्यादा बिजली तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला ही क्यों चाहिए। स्टेप वाइज ऐसे स्टेट में जहां सूर्य साल भर चमकता है, वहां सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के सोर्सेज को डेवलप करने की बात बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो रही? क्यों किसी जंगल को तबाह करके ही बिजली जरूरतों को पूरा किया जा रहा है? क्या ये नैतिक तौर पर भी सही है? अभी हाल ही में ब्रिटेन ने अपना आखिरी कोयला पावर प्लांट बंद कर दिया। इस तरह ब्रिटेन ने 142 सालों से चली आ रही कोयला बिजली की परंपरा को ही खत्म कर दिया। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो 2030 तक अपनी सारी बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करना चाहती है। एरिया की बात करें तो राजस्थान ब्रिटेन से भी बड़ा है। जब ब्रिटेन ऐसा कर सकता है तो राजस्थान इसकी कोशिश क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी दुनिया भर में 2040 तक कोल फ्री एनर्जी व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि चीन और भारत जैसे देशों में कोयले की खपत बढ़ रही है, लेकिन कोशिश तो की ही जा रही है कि कोयले पर निर्भरता कम हो। देखिए, बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है। अगर कोयला से बिजली बनेगी तो हसदेव जैसे जंगलों की तबाही निश्चित है, आदिवासियों का पलायन निश्चित है, जैव विविधता का नष्ट होना निश्चित है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।